हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक स्टडी के ऊपर। यहाँ पे जो हमारी रेगुलर जो क्लासेज हो रही हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेज हो रही हैं और अब तक हमारे 6 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हमारा 7th जो चैप्टर है या यूनिट है वो हमारी अभी चल रही है, जिसके अंदर हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आज जो है वो हमारा दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट आई है, मैं बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर फुल कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, ये बैच जो है काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, इसको लगभग 3 महीने हो चुके हैं। तो अभी ये मान के चलो कि ये लास्ट अराउंड 20 जुलाई के आसपास ये बैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन लोगों के डेली प्रैक्टिस सेट वगैरह चलेंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। साथ में जिन लोगों ने ये क्लासेज नहीं ली हैं पीछे की, तो अगर कोई ये क्लासेज कंप्लीट लेना चाहता है तो मैं उन लोगों के लिए 10 जुलाई से लेकर के और 10 अगस्त तक एक क्रैश कोर्स शुरू करवाने वाला हूं, जिसके अंतर्गत आपका जो भी म्यूजिक से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी कवर करवाई जाएंगी इस क्रैश कोर्स में। जहाँ पे जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे क्लियर होंगे और सोमवार से शनिवार तक आपकी डेली क्लासेस रहेंगी रेगुलर, और संडे को लेकर के जो भी आपको उस वीक में पढ़ा जिसके अंदर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई उससे रिगार्डिंग एक डाउट सेक्शन हम लोग रखेंगे और जो भी आपकी दिक्कत है या डाउट्स वगैरह रहेंगे वो सभी चीज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे हर संडे को। और साथ में आप लोगों की टेस्ट सीरीज चलेंगी। जिन लोगों को अगर ये ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप वहां जाकर के आप ग्रुप में जुड़िएगा और वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में एक अपडेट और मैं देना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा एनवीएस के फोरम जो है वो इसी टाइम में लगभग ये मान के चले कि 2 से 4 महीने के अंदर जो अपडेट आई है वो निकलने वाले हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट के अंदर जो बात करते हैं तो उसमें नहीं सॉरी, एनवीएस का तो अभी निकले हुए हैं केवीएस, ठीक है। केवीएस के 2 से 4 महीने के अंदर फोरम निकल जाएंगे ऐसा सुनने को आया है। तो अभी एनवीएस के जो फोरम है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। तो एक एनवीएस और एक हमारा यूपी का टीजीटी, ये दोनों फोरम अभी ऑनलाइन चल रहे हैं। आप अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर देना। एनवीएस की आई थिंक 21 या अराउंड टू 22 जुलाई के आसपास लास्ट डेट है। तो हम जो है एनवीएस और यूपी टीजीटी वाली जो क्लासेज होंगी इसका बैच हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा और हमसे संपर्क कर लीजिएगा। जिनको भी अगर ये क्लासेज लेनी है, अटेंड करनी है, तो प्लीज मैसेज जरूर करना। अब हम आते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर। अभी तक जो हमारा 7th यूनिट का पहला जो क्लास हुआ था हमारा, उसके अंदर अभी तक हमने करवाया था आप लोगों को प्रबंध। एक बार मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या हुआ था उसके अंदर। प्रबंध में हमने बताए थे कि इसके अंग, ठीक है, तो कितने अंग थे इसके? 6 अंग थे। 6 कौन कौन से थे? स्वर, विरुद्ध, तिनक, पद, पाठ, ताल। उसके साथ में हमारी दूसरी चीज आई थी अंग के साथ में धातु। तो धातु कितनी थी बताई थी मैंने? 4। कौन कौन सी? उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, आभव। इनके बारे में अच्छे से मैंने डिटेल में करवा दिया था। और एक चीज और थी लास्ट में, वो थी जातियां। जातियां कितनी बताई थी? 5। कौन कौन सी थी? वेदनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी, तरावली। ये 5 हमारी जातियां थी। और इनके जो भाग थे वो थे लगभग क्रम से हम देखते हैं। वेदनी का जैसे आपने सीरीज वाइज याद किया था, मैंने बताया था कि आपको सीरीज वाइज करना है, उसके हिसाब से इनके भागों को याद करना आसान हो जाएगा। तो इन 5 के डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक कम करते हुए आएंगे। तो 6, 5, 4, 3, 2
ये इनके भाग आ जाएंगे किसके, बेदनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी, तरावली के। इसी के साथ में हमने देखा था कि इनके प्रबंध के 3 भेद भी बताए थे। ये चीज भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, जिसमें 3 प्रकार के भेद बताए गए थे, जिसमें चतुर्धातु, त्रिधातु और द्विधातु। ये चीजें हमने कर ली लास्ट लेक्चर में। और इसी के साथ में प्रबंध, वस्तु और रूपक, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा हमने देखा था ध्रुपद। ध्रुपद में मैंने आप लोगों को करवा दिया था कि ताले, कौन से ताले इसमें यूज करते हैं, और इसके साथ में इसकी गायकी किस तरह की होती है, किस तरह से इसका गायन किया जाता है, और आलाप आलाप किस तरह से ध्रुपद में किए जाते हैं, कौन से निबद्ध के अंदर आते हैं, कौन से अनिबद्ध के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार होते हैं आलापों के, वो भी सब चीजें मैंने यहाँ करवा दी थी। और लास्ट में मैंने आप लोगों को करवाया था ध्रुपद की जो वाणियां होती है, वो भी मैंने यहाँ पे इस लेक्चर में कवर करवा दी थी। इसी के साथ में छोटी छोटी 2-3 चीज और थी ध्रुपद के साथ में, दम्हार, सादरा और ख्याल, और लास्ट आई थिंक हम लोगों का कंप्लीट हुआ था तराना। हाँ, तराना। तो ये जो है इतना मैटर हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब इसके आगे की चीज अब इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सीधे पॉइंट के ऊपर। इसमें हमारा पहला आता है त्रिवट। अब त्रिवट क्या होता है कि जो हमारा तराना होता है ना, उसके अंदर अगर मृदंग जो वाद्य है उसका प्रयोग कर दे तो त्रिवट कहलाता है। जब किसी तराने में मृदंग के बोलों का प्रयोग किया जाता है तो उस विशिष्ट गायन शैली को त्रिवट नाम से बुलाया जाता है। यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शास्त्रीय गान के मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली एक गायन शैली है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी। तो प्राचीन काल में आलिक्रम प्रबंध, अब यहाँ पे ये शब्द आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी होगा, आलिक्रम क्या होता है। जब हम प्रबंध करवा रहे थे तो उसके 3 भाग बताए थे, सूड, आलिक्रम और विपीकरण। तो सूड थे वो 2 प्रकार के थे, शुद्ध सूड और सालक सूड। तो शुद्ध सूड 8 प्रकार के थे और सालक 7 प्रकार के थे। ये हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो ये 8 और 7 ये 2 चीज बताई थी, शुद्ध और सूड और सालक सूड। शुद्ध में थे एला, करण, डेंगी, वर्तनी, जोबन, लंत, रास, एक ताली, ये 8 प्रकार थे। ऐसे इसके 7 प्रकार थे। उसी के साथ में ये तो हमारे शुद्ध सूड की बात हो गई थी लास्ट लेक्चर में। उसी के साथ में एक चीज और बताई थी, आलिक्रम और विपीकरण। तो उसमें जो आलिकर्ण जो शब्द आया था, अब उसका यह वापस से यहाँ पे जिक्र आ गया है। मैंने वहां पे चीज कवर करवाई थी। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप वहां जाकर के चीजें देखें तो काफी कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो विपीकरण जो प्रबंध था, उसी में एक केवाड़ नामक जो प्रबंध है, उस प्रबंध से इस गायन शैली यानी त्रिवट की उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर। तो दक्षिण में त्रिवट को, यानी दक्षिण संगीत हमारा कर्नाटक संगीत, उसमें जो त्रिवट है उसको किस नाम से जानते हैं, चोलुकेटु। एग्जाम में पूछ चुके हैं कई बार ये। तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि मृदंग अथवा तबला आदि शैलियों के मिश्रण से परिणाम स्वरूप हुआ तथा त्रिवट रचनाएं जो है वो गुणी जनों के द्वारा रची गई है। तो त्रिवट की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिवट शैली में तराना के समान ही सामान्यत, जो हमने तराना पढ़ा था उसी के जस्ट समान ये चीज होती है। इसमें क्या होता है कि 3 ताल और कैरवा तालों के साथ ये द्रुत लय में गाए जाने का प्रचलन है, इसको त्रिवट को। अब गायक द्वारा मृदंग अथवा पखावज के बोल जिस प्रकार विभिन्न लयों में गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, वैसे ही उसी लय में मृदंग अथवा पखावज वादक द्वारा बजाए जाते हैं। क्लियर। तो जिस तरह से हम जब गाते हैं, कोई गायक गाता है तो वो विभिन्न लयों में प्रयोग करके उस गायकी को निभाता है। उसी प्रकार अगर हम पखावज या मृदंग में वो चीज कर दें, बजा दें, ठीक है, तो इस प्रकार मृदंग के साथ अगर वो गाए जाने के साथ वो गा भी रहे हैं, साथ में वही चीज अगर मृदंग या पखावज के साथ भी अगर प्रयोग किया जाए या करें उसका, तो एक अद्भुत रस का सर्जन होता है। तो यह प्रकृति विशेष रूप से स्वर व लय प्रधान मानी जाती है। तो वो त्रिवट की चीजें चल रही है सारी। ठीक है, तो जो गायन के साथ में, यानी जो आपका गायन होगा
उसके साथ में हम क्या मिला देंगे, तबला या पखावज, या फिर हम कह सकते हैं कि मृदंग। ठीक है, इसके बोलों को मिला करके गाएं, साथ में सरगम। तो इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि गायक द्वारा मृदंग अथवा पखावज के बोल जिस प्रकार विभिन्न लयों में गाए जाते हैं, वैसे ही बोल उसी लय में मृदंग अथवा पखावज द्वारा बजाया जाता है। इसी प्रकार मृदंग के साथ गाए जाने पर अद्भुत रस का सृजन होता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से स्वर व लय प्रधान मानी जाती है। तो त्रिवट जो होती है उसमें कविता नहीं होती, ये चीज पूछा हुआ है एग्जाम में, किंतु तराने के बोलों को ही मृदंग या पखावज की सहायता से छंदोबद्ध, यानी छंदों में बना करके, बद्ध करके, उसको बांध करके छंदों में और स्वर और ताल के साथ गाया बजाया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, त्रिवट कहलाता है। इसमें त्रिवट नाम से पता चल रहा है आपको, त्रिवट का मतलब होता है तीन वस्तुएं। ठीक है, अभी तीन वस्तुएं क्या होती है, सबसे पहला हमारा होता है गीत के शब्द, दूसरा हमारा होता है कि तबला या पखावज के बोल, और तीसरा होता है सरगम का मिश्रण। इन तीनों को मिला करके जो बनता है हमारा, वो है क्या कहलाता है, त्रिवट कहलाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसमें किस तरह के आते हैं ये भी आप सुन लो। पहले पूछ लेंगे कि त्रिवट जो होता है उसका दूसरा भाग क्या कहलाता है, तो दूसरा भाग कौन सा हो गया, तबला या पखावज का बोल। अगर पूछ ले कि पहला भाग कौन सा होगा त्रिवट का, तो गीत के शब्द। अगर पूछ ले आखिरी भाग कौन सा होता है, तो सरगम का मिश्रण। या फिर पूछ ले कि त्रिवट में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं होता, तो ऑप्शन में तीनों पार्ट आपको रखे मिल जाएंगे और एक ऑप्शन जो है वो आपको अलग मिल जाएगा। तो नहीं होता का मतलब क्या है कि जो अलग दिया हुआ है उसके ऊपर आपको टिक करना पड़ेगा। क्लियर, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में ये भी पूछ लेंगे कि कौन सी ताल में इसको गाया बजाया जाता है, तो तीन ताल कहरवा ताल, यानी तराने के समान ही है। या पूछ ले कि किस और गायन शैली के समान माना जाता है त्रिवट को, तो वो क्या होगा आंसर, तराना के समान। क्लियर, ये चीज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला हमारा आता है चतुरंग। तो चतुरंग क्या है कि यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शास्त्रीय गान के मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली एक शैली है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें चार अंगों का मिश्रण है। चतुरंग मतलब कि चार वस्तुएं, ठीक है, यानी चार अंग। और त्रिवट में कितने थे, तीन अंग, तो चतुरंग में चार अंग हो गए। तो इसमें यह चार अंगों के सहयोग से निर्मित गायन शैली है। चतुरंग को मुख्य रूप से ख्याल अंग के साथ गाया जाता है, परंतु इसमें ख्याल की अपेक्षा तानों का प्रयोग कम किया जाता है। ख्याल में तानों का प्रयोग ज्यादा होगा, लेकिन चतुरंग में कम होता है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है कि चतुरंग के आविष्कारिक काल को मतंग काल से उत्पन्न माना जाता है। अब चतुरंग की उत्पत्ति का टाइम पीरियड कौन सा माना जाता है, मतंग के काल से। तो मतंग काल से इसका प्रचलन आरंभ हुआ और इसके चार अंग होते हैं। कौन से, तो चतुरंग में चार अंग होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह चतुरंग नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम पहला होगा पद, क्लियर, दूसरा होगा तराने के बोल, तीसरा होगा हमारा सरगम, और लास्ट में है तबले के पाठ। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चतुरंग, जिसमें चार अंगों का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या आ जाएगा, चतुरंग में शब्द आ जाएंगे, यानी पद कह लो, यानी और दूसरे तरीके से समझाऊं तो हमारा जो ख्याल गाते हैं हम लोग, उस ख्याल के शब्द आ जाएंगे। दूसरे भाग में क्या आ जाएगा हमारा, प्लस तराना। तीसरे भाग में हमारा क्या आ जाएगा, सरगम। और चौथे भाग में क्या आ जाएगा हमारा, पखावज या तबले के बोल, जिनको यहाँ पे पाठ बोल दिया गया है। तो ये चारों मिलकर के क्या बनाते हैं, या क्या बनते हैं चारों अंग मिलकर के, चतुरंग। क्लियर, तो इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चतुरंग का जो पहला भाग कौन सा होगा, ख्याल के शब्द कह सकते हो, या हो सकता है कि आपको ख्याल के शब्द ना लिख करके एग्जाम में लिखा मिल जाए पद, है ना, तो इसका मतलब एक ही होता है।
उसके बाद या दूसरा अंग पूछ ले कि चतुरंग के जो 4 अंग थे उसमें से दूसरा अंग कौन सा होगा, तो तराना। तीसरा पूछ ले तो सरगम, और चौथा पूछ ले तो तबले पखावज के बोल या तबले या पखावज के पाठ। ठीक है, एक ही बात है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछ ले कि किस टाइम पीरियड में उत्पन्न माना जाता है, तो ये मतंग काल के टाइम पीरियड में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है चतुरंग की। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि इसका वर्णन इस प्रकार है, कैसे कि प्रथम अंग में गीत अथवा कविता के शब्द होते हैं। ये पहला पार्ट हमने कर लिया। दूसरा क्या था, दूसरा अंग यह तराना कहलाता है। इसमें तराने के बोल का गायन किया जाता है। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया था। उसके बाद तीसरा अंग यह सरगम कहलाती है। ठीक है, इसमें विशिष्ट राग की सरगम गाई जाती है, हमारा तीसरा पार्ट। और चौथा अंग यह मृदंग व पखावज का होता है, जिसमें मृदंग व पखावज के बोलों की छोटी सी परन का गायन किया जाता है। ये चारों पार्ट मिल करके। अब ऐसा नहीं कि आप इन चारों को आगे पीछे कर दे। जो ये 4 मैंने बताया है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अगर आप लोग ऐसा नहीं है कि पहले अपनी मर्जी से इनको आगे पीछे करके याद कर लिया, ये याद ऐसे सीरीज वाइज याद किए जाएंगे। और एग्जाम में भी डायरेक्टली यही पूछेंगे कि इसका तीसरा पार्ट कौन सा होगा चतुरंग का। तो अगर आपने आगे पीछे करके याद कर लिया तो फिर आप अपने हिसाब से आंसर देंगे। जो आपने याद किया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसा इसमें सीरीज वाइज दिया हुआ है कि पहले ख्याल के शब्द आएंगे, फिर तराना आएगा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे सरगम आएगी, फिर चौथे नंबर पे हजा तबले के बोल आएंगे उसके पाठ। तो इतना आपको सीरीज वाइज याद करेंगे, तब आप जा करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ये आंसर सही हो पाएगा। तो इसमें आगे बताया गया है कि चतुरंग की विशेषता क्या होती है कि यह द्रुत लय प्रधान गायन शैली है। इसमें छोटे छोटे आलाप, बोल आलाप अथवा बहलावे होते हैं। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष का अधिक महत्व होता है। ठीक है, अब ये भाव पक्ष मतलब कि भाव उजागर करना। तो भाव जैसे हमारी ठुमरी वगैरह जो हम गाते हैं उसमें भाव के ऊपर बेस होती है। लेकिन कला पक्ष, कला मतलब कि तैयारी, आप कितनी तैयारी कर जो की हुई होती है ना, उसको यहाँ पे प्रदर्शित करना पड़ता है चतुरंग के अंदर। तो ये कला पक्ष जो है इसमें अधिक महत्व होता है। यह अधिकतर चंचल प्रकृति की रागों में ही गाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? आगे आता है हमारा सरगम। तो सरगम क्या होता है कि संगीत के सुरों को सरगम कहा जाता है। सरगम शब्द प्रथम 4 सुरों के नामों से प्रथम अक्षर के मेल से बनाया जाता है। सरगम को एक प्रकार से संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। संगीत के मुख्य 7 स्वर होते हैं, जिसके नाम सा, रे, गा, मा, पा, धा और मी है। सामान्यतः भाषा में इसे हम सारे गा मा पा धा नी या षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत और निषाद कहते हैं। तो प्रथम 4 स्वरों के बिना मात्रा वाले अक्षरों को लेकर सरगम बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे हमारा मैंने सा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो सा रे गा मा, तो इसको सा रे ग में, ठीक है, इन 4 शब्दों को लेकर के ये शब्द बना गया है सरगम। तो सरगम का मतलब क्या होता है कि हमारे जो 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, ये 7 स्वर हमारे सरगम कहलाते हैं। तो 7 मुख्य स्वरों के अतिरिक्त 5 सहायक सुर भी होते हैं, जिन्हें हम कोमल, जैसे कि हम कह देते हैं ना कि शुद्ध स्वर हमारे 7 हो गए और विकृत कितने हो जाते हैं, हमारे 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने स्वर होते हैं, 12। और विकृत है, ये भी हमारे 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, कोमल और दूसरा तीव्र। तो वही बात बताई गई है कि इसमें इसके अतिरिक्त 5 सहायक स्वर भी होते हैं, जिनमें कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा और कोमल नी, ये 5 स्वर हमारे विकृत कहलाएंगे। तो इन्हीं स्वरों की सहायता से संगीत की रचना की गई। तो सरगम के बाद हम देखते हैं सरगम गीत क्या होता है। सरगम गीत रागबद्ध व तालबद्ध स्वर रचना को सरगम गीत कहते हैं। यानी राग में बंधी हुई हो और ताल में बंधी हुई हो, कोई ऐसी स्वर रचना जो राग में बंधी हुई हो और ताल में बंधी हुई हो। राग में बंधने मतलब कि जो शास्त्रीय नियम होते हैं उसमें बांध करके गाना, और ताल में बांध करके गाना क्या कहलाती है, सरगम गीत कहलाती है हमारी। तो इसमें केवल स्वर ही प्रधान होते हैं तथा किसी भी प्रकार की कोई कविता नहीं होती। तो सरगम गीत अलग अलग तालों एवं रागों में निबद्ध होते हैं। इन्हें गाने अथवा अभ्यास द्वारा
विद्यार्थियों को राग एवं स्वरों के ज्ञान में सहायता मिलती है। मतलब रागबद्ध व तालबद्ध स्वर रचना जो होती है हमारी, उसको क्या कहेंगे हम? सरगम गीत कहते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी प्रकार की कविता नहीं होती, ये बात भी ठीक है। इसमें सिर्फ स्वर ही होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं समझाऊं आप लोगों को, जैसे हम लोग गाते हैं जन गण मन, ठीक है, तो जन गण मन अधिनायक जय हे, तो इसकी स्वरावली हम क्या कह सकते हैं? सारे गा ग ग ग ग ग रे ग म। तो ये जो स्वरावली हो गई ना हमारी, तो स्वर जो हम स्वर करके गा रहे हैं, तो उसको जो क्या है, जो कविता, जैसे मैंने बोले ना जन गण मन अधिनायक गए, तो ये कविता हो गई। लेकिन इनको जो गाने का जो तरीका है, जो स्वर हो गए हमारे, ठीक है, तो उन स्वरों को पहले गा करके तैयार करवाया जाता है, उसके बाद फिर वो कविता या शब्द या लिरिक्स उसमें याद करवाए जाते हैं। ठीक है, तो जब स्वर पक्के होंगे तभी तो आप कविता या जो शब्द है वो तो कोई भी यूज कर लो। तो पहले जो स्वरों का जो एक पैटर्न बनता है, जैसे कि ये मैंने सावली लिख दी जन गण मन की, सारे गा 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 रे गा मा, ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय हे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ एक आधा शब्द ऊपर नीचे हो, तो कोई ना, आप लोग एडजस्ट कर लेना, बस समझाने के लिए मैं चीज बता रहा हूँ। तो ये जो स्वरावली है, तो जन गण मन ना गा करके आप इन स्वरों को गाएंगे, तो वो क्या कहलाता है? सरगम गीत कहलाता है, यानी सरगम गा करके सिखाना बच्चों को, तो क्या कहलाएगा? हमारा सरगम गीत। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि अगर मान लो कि किसी लिरिक्स का नाम लिख दिया या कोई बंदिश का नाम दे दिया, तो बताओ कि यानी निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो सरगम गीत कहलाएगी, या लक्षण गीत कहलाएगी, या रागमाला कहलाएगी, या फिर कुछ और ऑप्शन डाल देंगे। तो आपको ये करना, अगर उसमें स्वरावली दे देते हैं तो फिर आपका क्या ऑप्शन टिक करना पड़ेगा आपको कि ये सरगम गीत कहलाती है। क्लियर यहाँ तक? मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं गाता, मैं खुद इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ, सितार प्ले करता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा दिल की खुशी के लिए गा लेता हूँ। तो बस मेरा एक मोटिव रहता है कि आप लोगों को किस तरह से चीजें समझाई जाए। तो आई होप आप इन चीजों को क्लियरली समझ गए होंगे कि सरगम गीत क्या होती है। आगे चल के देखते हैं, इसमें आगे आता है हमारा लक्षण गीत। अब लक्षण गीत क्या होता है कि लक्षण गीत दो शब्द लक्षण व गीत के योग से बना है। लक्षण का अर्थ है किसी वस्तु, प्राणी व स्थान इत्यादि के चिन्ह से लगाया जा सकता है। गीत एक काव्यात्मक प्रबंध है जो पद साहित्य की एक विशिष्ट शैली है। साधारणतः रूप से लक्षण गीत का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष के लक्षण बताने वाले गीत है। प्रत्येक राग का अलग से लक्षण गीत निर्मित होता है। ताल, संगीत और राग गायन की महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए यहाँ राग के स्वरूप को गीत के द्वारा उस राग में स्वरबद्ध कर लक्षण गीतों का क्या है? निर्माण होता है। वहीं विभिन्न तालों के स्वरूप बताने वाले लक्षण गीतों का भी निर्माण हुआ, जिन्हें ताल लक्षण गीत भी कहा जा सकता है। लक्षण गीत क्या है कि जैसे कि मान लो जब कोई कोई गीत जब किसी राग में गाया गया हो, या उस गीत के शब्दों में उसी राग के वाद्य समाधि या वर्जित स्वरों का वर्णन किया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? लक्षण गीत कहते हैं। एक तरीके से जैसे कि लक्षण गीत मतलब कि राग के लक्षण, यानी बता कि इसमें लक्षण कौन क्या हमने पढ़ा था ना, राग के लक्षण होते हैं गृह, अंशन्यास, सपन्यास, या फिर रागांग, भाषांकिरियांग, ये सब चीजें पढ़ी हुई है। तो उसमें क्या है कि राग के बारे में कि इसका गायन समय क्या है, वाद्य समाधि क्या है, कौन से स्वरावली इसमें यूज हो रही है, उन सब चीजों का वर्णन करना, उनके लक्षणों के बारे में बताना गाने के माध्यम से, तो वो क्या कहलाते हैं? लक्षण गीत कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी इसका फायदा क्या होता है कि इसको करवाने से राग के रिलेटेड जो भी चीज महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट जो बातें आती है ना, तो वो याद हो जाती है इसको गाने के माध्यम से। तो लक्षण गीत जो है, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? राग लक्षण, राग लक्षण गीत। राग क्या है? राग लक्षण गीत, राग लक्षण गीत किसी राग विशेष के लक्षणों को बताने वाला गीत है। वर्तमान समय में लक्षण गीत के राग में लक्षण जो है गीत का प्रसार अधिक पाया जाता है। इसमें राग के थाट, स्वर, वाद्य समाधि, गायन, समय, प्रकृति इत्यादि का हमें वर्णन प्राप्त होता है। वर्तमान समय में
वर्तमान समय में राग लक्षण गीत की रचनाएं भी लक्षण गीत के समान अन्य प्रकार से अधिकतर पाई जाती है। राग लक्षण गीत की कुछ रचनाएं आज भी प्राप्त होती है, जिसमें कुछ प्रचलित रागों और बहुत सारे अप्रचलित रागों का विवरण हमें प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि इसमें ताल लक्षण, तो पहला था हमारा कौन सा, राग लक्षण, दूसरा है हमारा ताल लक्षण, और तीसरा हमारा क्या है, शास्त्र लक्षण। तो ताल लक्षण में क्या दे रखा है कि गीत ताल के लक्षणों को बताने वाले गीत को ताल लक्षण गीत की संज्ञा दी गई है ना, नहीं ताल के लक्षणों को बताना क्या कहलाएगा, ताल लक्षण गीत। और राग लक्षण गीत क्या था कि राग के लक्षणों को बताना, और राग लक्षण गीत हो गए। तो इसमें किसी ताल विशेष के लक्षण अथवा मात्रा, विभाग, खाली, ताली तथा प्रकृति इत्यादि के अतिरिक्त यह विवरण भी मिलता है। यह किस ताल वाद्य पर बजने वाला ताल है, विभिन्न तालों के लक्षणों को बताने वाले अनेकों ताल लक्षण गीत स्वरलिपि साहित्य में हमें प्राप्त होते हैं। तो ताल लक्षण का मतलब क्या होता है कि जहाँ ताल के बारे में पूरा वर्णन हमें प्राप्त हो कि ये कौन सी ताल है, कितनी मात्रा की है, कौन से वाद्य पर बजाई गई है, तो ताल लक्षण। राग लक्षण का मतलब क्या हो गया कि राग लक्षण का मतलब होता है कि राग के लक्षणों के बारे में बताना कि इसका वाद्य क्या है, उसका समाध्य क्या है, गहन समय क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, और राग लक्षण हो गए। लास्ट में हमारा तीसरा पॉइंट आता है शास्त्र लक्षण। तो इसमें क्या है कि गीत लक्षण जो है हमारा, गीत के प्रकार से संगीत के विभिन्न शास्त्रीय भेदों की चर्चा मिलती है। तो कौन कौन से, जैसे नाद शास्त्र लक्षण में क्या जाता है, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना आदि। तो शास्त्र लक्षण गीत भी काफी, इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें काफी रचनाएं प्राप्त हुई है। तो ये जो 3 पॉइंट हमारे थे, इनके बारे में अभी तक तो क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में दिया हुआ है तो करवाना जरूरी था। इसमें छोटी छोटी 3 बातें दी हुई है, राग लक्षण, ताल लक्षण और शास्त्र लक्षण। ये छोटी छोटी चीजें हैं। राग लक्षण में मैंने बता दिया आपको, ताल लक्षण में क्या था, ताल के बारे में बताना, तालों की डिटेल कि कौन सी ताल, कितनी मात्रा की, कौन से वाद्य पे। शास्त्र लक्षण में, शास्त्र में क्या जाता है, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना आदि का जो वर्णन हमें प्राप्त होता है गायन के माध्यम से, गीतों के अंदर, तो वो हमारा शास्त्र लक्षण कहलाता है। क्लियर। तो आगे आता है हमारा राग सागर या रागमाला। तो रागमाला मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूं क्या होता है, इसमें भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ आज तक, कि जब किसी एक गीत में कई रागों का वर्णन आ जाता है तो उस गीत की एक एक पंक्ति में एक एक राग के स्वर लग जाते हैं तथा उस राग का नया नाम भी आ जाता है, तो ऐसी रचना को हम क्या कहेंगे, रागमाला। इसमें दिया हुआ है कि एक ही गीत के विभिन्न पद या अलग अलग रागों में बंधे होते हैं, है ना, यानी गीत तो एक ही है। जैसे मान लो एक गीत, इसका एक पद ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, तो ये जो पद है इसका, ये अलग राग में, दूसरा पद अलग राग में हो जाता है, तीसरा अलग राग में, चौथा और अलग राग में हो जाते हैं। तो अलग अलग जो पद होते हैं वो अलग अलग रागों में बंधे होते हैं, तो उसे रागमलिका या रागमाला कहते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इसे प्राय राग सागर कहते हैं। इसमें प्राय अलग अलग रागों के नाम भी आ जाते हैं। इसमें बंधन इस प्रकार का होना चाहिए कि गीत अलग अलग अंशों से समुच्चय मात्र न जान पड़े, किंतु वे परस्पर संहत या संलिष्ट हो, है ना, जिससे सारे गीत से एक भाव सूचित होता है। रागमाला संगीत के अमूर्त स्वर के मूर्त चित्रण है, मतलब कि ये इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। मेन बात ये है, एक मोटी सी बात ये ध्यान रखना कि जब एक गीत के अंदर कई रागों का वर्णन आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, राग सागर या रागमाला, या हिंदुस्तानी संगीत में राग सागर कहते हैं, रागमाला या रागमलिका। तो आई होप आप लोगों के रागमाला ये सागर भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी आज तक क्वेश्चन नहीं बना एग्जाम में, पर एक बार समझाना जरूरी था ये चीज कि राग सागर या रागमाला क्या होता है। नहीं, रागमाला का मतलब रागों की एक माला, कोई गीत तो एक है, उसके अलग अलग लाइन के अंदर अलग अलग रागों का वर्णन आ रहा है कि ये किसी एक राग में है, दूसरी लाइन किसी और दूसरे राग में हो गई, तीसरी लाइन किसी और तीसरे राग में हो गई, तो ये रागों की क्या है कि माला बनती जा रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, रागमाला, है ना। एग्जाम में नहीं आया अभी तक, नेट के में। आगे चलते हैं, आगे हमारा आता है ठुमरी। तो ठुमरी देखते हैं क्या होता है ठुमरी में।
कि ठुमरी शब्द का व्यवहार हिंदुस्तानी संगीत की एक विशेष गेय विधा के लिए किया जाता है। यह है एक भाव प्रधान व चपल चाल वाला गीत होता है। इसे आजकल शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो देखा होगा आजकल जो स्टेज पे आर्टिस्टों को आप लोगों ने सुना होगा, तो वो ख्याल गाने के बाद लास्ट में ठुमरी वगैरह गा देते हैं या भजन गाते हैं। तो ज्यादातर जो प्रचलन है आज के टाइम में वो ठुमरी का ही है। तो यह एक प्रकार का श्रृंगार रस प्रधान नृत्य गीत ही है, क्योंकि शब्दों की कोमलता और स्वरों की नजाकतता के लिए हुआ है। यह गीत शैली स्वरों के माध्यम से ही भाव मुखरित कर देती है, जो भाव नृत्य में अभिनय के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। और ये ठुमरी किन किन रागों में गाते हैं? मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो राग है वो है खमाज, काफी, मांड, बरवा, तिलंग, पिल्लू और भैरवी। इस गायन विधा में राग की शुद्धता का ध्यान नहीं किया जाता, इसलिए मिश्र राग इसके लिए उपयुक्त है। यानी जो ठुमरी है वो पर्टिकुलर एक राग में भी बांध करके गा सकते हैं या मिश्रण करके भी गा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक राग में बांध करके और एक उनके जो नियम कायदे कानून है उसी में गाई जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ठुमरी गाने के लिए जो आर्टिस्ट हैं या कलाकार हैं वो फ्री होते हैं, आजाद होते हैं। उसमें एक से ज्यादा रागों का भी मिश्रण करके गा सकते हैं, है ना। 2 से ज्यादा 3 का भी मिश्रण हो सकता है, 4 का भी, तो अलग अलग। वैसे ठुमरी के अंदर क्या होता है कि भाव प्रधान होती है, भावों के ऊपर ज्यादा इसको फोकस किया जाता है ठुमरी के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है कि ठुमरी का जन्म लखनऊ के दरबार में हुआ है। इसके आविष्कारक अंतिम कौन है? नवाब वाजिद अली शाह, जिसका उपनाम क्या था? अख्तर पिया, है ना। इसी ने गीत के इस प्रकार को जन्म दिया। तो ठुमरी की उत्पत्ति किसने की? वाजिद अली शाह ने। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे इसमें दिया हुआ है कि ठुमरी का अधिकतर विकास नृत्य के साथ हुआ, जबकि आधुनिक ठुमरी का विकास जो है अवध के दरबार में हुआ है। इस गायन शैली का संबंध गौड़ी गीति के साथ जोड़ा जाता है। तो ठुमरी के भेद, कितने भेद होते हैं? ठुमरी के 2 भेदों में इनको क्या है विभाजित किया जा सकता है। पहला भेद हमारा आता है बोल बांट या बंदिश की ठुमरी। तो बोल बांट की ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी कहते हैं। यह ठुमरी जो है बोल बांट वाली छोटे ख्याल से मिलती जुलती है। इसमें शब्द अधिक होते हैं, इसमें शब्दों और बंदिशों में कसाव रहता है और मात्राओं के विभाजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनमें प्राय रचयिता के नाम के साथ में क्या लगा रहता है? पिया। क्लियर? तो जैसे एग्जाम्पल से कदर पिया ना, सदन पिया या संदा पिया, कदर पिया, लगन पिया आदि, तो नाम के साथ में क्या लग जाता है? पिया लग जाता है। तो वो कौन सी बोल बाट की ठुमरी हो जाती है या बंदिश की ठुमरी कहलाती है हमारी। तो वाजिद अली शाह के समय से प्रथम ठुमरी जो थे, वाजिद अली शाह वो अपने समय में क्या थे? प्रथम ठुमरी गायक थे। तो इसलिए इनके नाम आप देख रहे हो, उपनाम, इनका उपनाम क्या था? अख्तर पिया। तो इन्होंने नाम के पीछे भी अपने पिया लगा दिया। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। बोल बाट की ठुमरी के बाद अगली आती है हमारी बोल बनाव की ठुमरी। बोल बनाव की ठुमरी जो है क्या है इसमें कि इनमें प्राय बंदिश गाकर थोड़ा बहुत आलाप व तान का काम ख्याल ढंग से किया जाता है। इसमें 3 ताल, जपताल जैसी तालों का प्रयोग होता है। बोल बनाव की ठुमरियों में शब्द बहुत कम होते हैं और उसमें क्या था? बोल बाट की ठुमरी में शब्द ज्यादा थे, इसमें शब्द कम है। ये प्राय ढीली और लचीली होती है। इसके लिए कंठ की मधुरता पहला गुण होता है। तो ठुमरी के अंग और शैलियां, तो कितने अंग है ठुमरी के, कितनी शैलियां हैं वो हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ठुमरी के मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? पहला आता है हमारा पूर्वी अंग। तो पूर्वी अंग में क्या है कि पूर्वी अंग को क्या कहते हैं? बनारस अथवा ये जो है लखनऊ, इसमें प्रसिद्ध है हमारा पूर्वी जो अंग है ठुमरी का। तो इसमें रसुलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, है ना, बेगम अख्तर, गिरजा देवी, ये सब क्या है? पूर्व अंग की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। ये सभी के बारे में हम जो हमारी 9th यूनिट आने वाली है उसके अंदर इनको कवर करेंगे। जो रसुलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, गिरजा देवी, इनके सब जो भी हमारे 9th यूनिट में जिनके भी नाम दे रखे हैं सभी चीजें वहां पे क्लियर होंगी। और कहाँ के थे, कौन से घराने से थे, संगीत की किस कला से संबंधित थे, तो हम डिटेल में इनके बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे। पर अभी आप इतना ही पढ़े कि इन जो ये एग्जाम नाम दिए हुए हैं एग्जाम्पल के लिए, ये सब क्या थे? पूर्वी अंग के गायिकाएं थी। तो इसमें क्या होता है कि बोल बनाव का काम
मुख्य रहता है। विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक ही शब्द के माध्यम से अनेक विदारियों के आधार पर की जाती है। भोजपुरी बोली इसके माधुर्य में वृद्धि करती है। अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति, है ना, विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति एक ही शब्द के माध्यम से, है ना। तो एक ही शब्द, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, आप लोगों ने एक भजन सुना होगा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। तो अब उसमें मैं नहीं माखन खायो शब्द तो एक ही हो गया, लेकिन उसको अलग अलग भावों से गाते हैं, वो भाव अलग अलग दिखाते हैं कि पहले तो डांटते गुस्से वाला, फिर प्यार वाला, ठीक है, फिर उसे करुणा वाला भाव दिखाते हैं कि पहले तो गुस्सा करके डांटेगी, है ना, और पूछेगी कि जो भगवान श्री कृष्ण है, जो माता यशोदा है, वो उनसे पूछेगी कि आपने खाया क्या, वो मना करेंगे। तो उसके बाद में फिर उसको डांट करके दूसरे भाव से पूछेंगी, प्यार से, है ना, फिर एक करुणा भाव से पूछेंगी बता दो आपने खाया कि। तो क्या है कि शब्द तो एक ही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उस एक शब्द में अलग अलग भाव जो है उनकी अभिव्यक्ति हो रही है। तो ये हमारी पूर्वियों की ठुमरी के अंदर ये चीजें आ जाती है, ठीक है। तो विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति एक ही शब्द के माध्यम से अनेक विदारियों के आधार पर की जाती है। क्लियर यहाँ पे। उसके बाद दूसरा हमारा जाता है पहाड़ी अंग। तो पहाड़ी शैली जो है लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और दिल्ली में प्रचलित रही है। तो बरकत अली पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों के प्रचलित लोक धुनों में विशेष तरीके से प्रयुक्त होने वाले स्वरों का ठुमरी में बहुत खूबसूरती से प्रयोग करते थे। इसी से यह पहाड़ी अंग की ठुमरी कही जाने लगी। तो पूर्वी व पहाड़ी में पंजाबी तथा बोल बनाव में तान का काम अधिक रहता है। और तीसरा हमारा आ जाता है पंजाब अंग की ठुमरी। तो यह शैली अन्य की अपेक्षा नई है। इसका संबंध पंजाब के बरकत अली खान, बड़े गुलाम अली खान साहब और नजाकत सलामत अली से माना जाता है। तो डॉक्टर गीता पैंतल के अनुसार पंजाबी अंग की ठुमरी में टप्पा अंग की तानों की भरमार रहती है। अब इसमें क्या है, पंजाब अंग की ठुमरी में मुल्तानी कौन से रागों में गाई जाती है, मुल्तानी राग में, ज्यादातर काफी में और सिंधी काफी में, है ना। तो पंजाब अंग की ठुमरी जो है सप्तक के उच्च सुरों में अधिक गाई जाती है, ये ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से ठुमरी हमारा खत्म हो गया। उसके बाद अगला हमारा आता है दादरा। दादरे में क्या होता है कि इसकी उत्पत्ति के विषय में कोई निश्चित प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता। यह प्रकार जो है लोक संगीत से आया है दादरा का। तो दादरा गाते समय बीच बीच में हृदय स्पर्श को करने वाले दोहे, है ना, शेर या सवैये आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें श्रृंगार रस मुख्य होता है। पटियाला घराने के कलाकारों द्वारा इसका प्रचार होता रहा है। इसमें बोलों का वजन वह बोल बांट के बराबर बिठाए जाते हैं। मध्य तथा द्रुत लय के साथ बोल बनाओ, बोल बांट व भावपूर्ण शब्द आदि छोटी छोटी कहना या सम से एक मात्रा विलंबित चलना या आड़ युक्त कहना या फिर वापस से सम पर आना, ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर दादरा में दिखाए जाते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं दादरा में कि लगी लगा करके दादरे को क्या प्रभावी बनाया जाता है। और दादरा जो है ठुमरी से मिलता जुलता एक प्रकार है। यह दादरा ताल में ही गाया जाता है। तो दादरा जो है वो किस ताल में गाया जाता है, दादरा ताल में। आजकल ठुमरिया दादरा में और दादरा कहरवा ताल में गाए जाते हैं। थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है हल्की सी, मैं बाद में इसको ठीक कर दूंगा जब मैं नोट्स आपको सेंड करूंगा। तो दादरे में बंदिश की रचना ऐसी होती है जो झूलती हुई चलती है। बनाओ बत्तियां जो है प्रसिद्ध दादरा है। अगला आता है हमारा टप्पा, जो पंजाब का लोक गायन शैली है। तो टप्पा जो है संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ है उछलना, कूदना या छलांग लगाना। यह पंजाब में अधिक लोकप्रिय है। मूल रूप से यह पंजाब की लोक गायन शैली रही है, जो कालांतर में विभिन्न विशेषताओं से विषीभूत होकर संपूर्ण भारत में प्रचलित हुई है। इसने भारतीय उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली में प्रमुख स्थान प्राप्त किया है। टप्पे ने क्या है इसमें कि यह गायन शैली जो है श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। इस गायन शैली का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था टप्पे का, गुलाम नबी शोरी ने। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें इनका आविष्कारक भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि टप्पे का आविष्कारक किसे माना जाता है या टप्पे की जो उत्पत्ति है वो किसने की, तो क्या आएगा आंसर, गुलाम नबी शोरी। इसमें आगे दिया हुआ है कि इसमें गीत के शब्द बहुत कम होते हैं। इसमें क्या है, स्थाई और अंतरा नाम के दो भाग होते हैं, ठीक है, जैसे ख्याल में होते हैं वैसे ही। तो ख्याल की भांति इसमें भी खटका,
ठीक है, मुर्की, मींड, ताल आदि का सुंदर रूप देखने को मिलता है। इसका उद्गम जो है पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में हुआ और विकास अवध के दरबार में ठुमरी के साथ में हुआ। तो पंजाब के मियां शोरी को इसकी गायकी को जन्मदाता माना जाता है। तो गुलाम नबी शोरी जो था, इसका आविष्कारक गुलाम नबी शोरी को भी माना जाता है और इसके ज्यादातर जो है प्रचारक, ठीक है, प्रचारक गुलाम नबी शोरी, और मियां जो शोरी है इसको इसका जन्मदाता माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में या तो आपको मियां शोरी मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या फिर गुलाम नबी शोरी मिलेगा। इन दोनों में से एक आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो आप उन दोनों में से कोई एक के ऊपर आपको टिक लगाना है। ऐसा नहीं कि अगर पूछ लिया कि टप्पे का आविष्कार किसने किया या जन्मदाता कौन है ना, तो इसमें आपको एक ऑप्शन में मियां शोरी मिल गया, गुलाम नबी शोरी मिल गया, तो इसमें आपका दोनों में से या तो कोई एक आंसर रखा मिलेगा, उसमें से आपको क्लिक करना है जिससे आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुछ विद्वानों ने इस गायन शैली को बेसरा नामक गीति से संबंधित माना है। तो वही है कि लोगों का अपना अलग अलग मत है इसके उत्पत्ति को लेकर के। कोई गुलाम नबी शोरी मान रहा है, कोई मियां शोरी को मानता है, और कोई कहता है कि इसकी उत्पत्ति बेसरा नामक गीति से होती है। क्लियर? तो मैं लगभग जिन चीजों के ऊपर अपवाद होता है, यानी कोई बात है उसको लेकर के इसके अलग विचार हैं, वो भी प्रचलित है, इसके अपने अलग विचार है, इसके भी प्रचलित विचार है, इसके अलग है ना, तो अलग अलग विचार हो जाते हैं। तो वो चीजें जो है एग्जाम में पूछने के जो है चांस वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उन चीजों को पूछते नहीं है। क्योंकि अब उसमें से क्या ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इसकी टप्पा का जो है आविष्कार किसने किया, तो गुलाम नबी शोरी, और किसी ने अगर उसके ऊपर चैलेंज कर दिया कि तो मियां शोरी ने किया है, उसका प्रूफ हम दे रहे हैं आपको, देखो किताबों में लिखा हुआ है, तो उस चीज को भी वो मना नहीं कर सकते कि बिल्कुल है। लेकिन काफी चीजें हो जाती है फालतू की चीजें करने के लिए, क्या है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत चांस जो है वो कम होते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को चीज ध्यान रखनी है, अगर आ भी जाता है तो उसमें दो नामों में से कोई एक नाम आपको ऑप्शन में रखा मिलेगा। तो इसकी शैली क्या है टप्पे की, आगे देखते हैं। इसमें टप्पा गायन शैली की प्रकृति चंचल होती है, इसमें कहीं भी स्वर व लय की विश्रांति नहीं मिलती। इसमें प्रयोग की जाने वाली टप्पा नामक ताल 16 मात्राओं की होती है। तो टप्पा का गायन कौन सी ताल में होता है? टप्पा ताल में। कितनी मात्रा की होती है? 16 मात्रा की। ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आए थे उनको जो मैंने ताले करवाई थी, लगभग 40 से 50 ताले जो थी, उसमें 16 मात्रा का एक पैटर्न करवाया था मैंने, उसमें टप्पा भी था, आप लोगों ने ध्यान दिया हो। बाकी अगर नहीं हुआ है, जिन्होंने नहीं किया, तो मैं आगे चल के करवा दूंगा ये चीज भी। इसके अंतर्गत आलाप का प्रयोग नहीं किया जाता टप्पा के अंदर, और इसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष अधिक प्रबल व महत्वपूर्ण माना जाता है। शुद्र प्रकृति के राग, जैसे कौन कौन से रागों में टप्पा गाया जाता है? खमाज, झंझोटी हो गया, भैरवी हो गया, काफी हो गया, पीलू हो गया, है ना, आदि चंचल व चंचल प्रकृति के रागों में टप्पा गाया जाता है। अतः टप्पा संबंधित मत चाहे कितने भी हो, अनंत मूल रूप से इसका स्थान पंजाब ही है। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं कि जो टप्पा है उसका उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? पंजाब। लेकिन किया किसने? इसके बारे में 3 मत मैंने आपको बता दिया था। तो एक तो यहाँ पे बेसरा गीति से बताते हैं कुछ लोग, और दूसरा था क्या नाम है, मियां शोरी, और तीसरा था गुलाम नबी शोरी। तो इनमें से चांस कम है क्वेश्चन बनना, लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज को। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा कि कितने भाग होते हैं? 2 भाग, स्थायी और अंतरा। ठीक है, और टप्पे में किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? खटका, मुर्की, मींड, ताल, तो ये सब चीजें। तो हो सकता है कि जैसे कि क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि टप्पा में निम्नलिखित में से किन चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो मैं पहला ऑप्शन डाल लेता हूँ खटका, मुर्की, तीसरा मीड, और मैं चौथा ऑप्शन डाल लेता हूँ आड़ले या दुगुन, ठीक है, या 8 गुण, ऐसे करके। तो वो क्या आता है कि दुगुन, 8 गुण, आड़ले, ले कार्यों का काम ज्यादातर किस में होता है? ध्रुपद के अंदर होता है, तो टप्पे में नहीं होगा वो चीज। तो इसलिए इस तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे हमारा आता है होरी। तो अगला जो ये होरी है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने दम्हार पढ़ा था, उस दम्हार के साथ में हमने थोड़ा होरी का भी जिक्र किया था कि क्या होता है। वापस से एक बार फिर देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि होरी शब्द की जो उत्पत्ति है उसका संबंध शास्त्रीय संगीत को जो हमारा दम्हार है उसकी शैली के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके साहित्य में प्राय होरी का वर्णन मिलता है। होरी मतलब कि होली, ठीक है, जो त्योहार आता है होली का, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो क्या है इसमें? भारतीय संस्कृति में श्रृंगार और आनंद महोत्सव के रूप में बसंत एवं होली क्रीड़ा का हमेशा से महत्व रहा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे
मदनोत्सव कहा जाता है। ऋतुराज के आने पर उसके मनमोहक वातावरण में स्वयं को सम्मिलित करके अपनी उमंगों को व्यक्त करने का जो त्योहार वह होली कहलाता है। ठीक है, और होरी मूलत कहाँ की लोक गायन शैली है? ब्रज की। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, होरी कहाँ पे की शैली है? ब्रज की है। तो ख्याल गायक जब होली संबंधित गीतों को विभिन्न तालों में गाते हैं तो उसे होरी कहते हैं। तो इसमें किस चीज का, किन किन का जिक्र किया जाता है होरी के अंदर? राधा कृष्ण या कृष्ण गोपियों का वर्णन होरी के गीतों में किया जाता है। तो क्या है कि राधा कृष्ण और कृष्ण गोपियों की फाल्गुन मास की लीलाओं का वर्णन वो जब दम्हार ताल में गाते हैं तो उसे दम्हार कहा जाता है। जब ख्याल गायक इसे तीन ताल, जीप चंदी, कैरवा आदि तालों में गाते हैं तो उसे क्या कह देंगे? होरी कह देंगे। क्लियर? इसकी विशेषता क्या होती है होरी की? कि उपशास्त्रीय संगीत प्रधान होरी का ढांचा ठुमरी एवं दमार के अनुरूप ही होता है। अब होरी जो है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? उपशास्त्रीय संगीत के अंदर। अब उपशास्त्रीय संगीत क्या होता है? शास्त्रीय संगीत तो हमारा हो जाता है जिसमें नियम कायदे कानून जो होते हैं उसी के अनुसार बांध करके और उन्हीं के अंदर रह करके चीज को गाना, वो शास्त्रीय, यानी शास्त्रीय नियमों के अंतर्गत उस चीज को प्रेजेंट करना, वो शास्त्रीय संगीत हो गया। उपशास्त्रीय क्या होता है कि इसमें शास्त्रीय नियम लगते भी हैं और नहीं भी लगते, यानी सेमी क्लासिकल हम इसको बोल सकते हैं उपशास्त्रीय। फिर एक आ जाता हमारा सुगम संगीत, है ना, तो वो हमारा वजह से सुगम संगीत भजन वगैरह हो जाते हैं हमारे। और फिर हमारा चित्रपट संगीत आ जाता है जिसको हम बोल देते हैं कि फिल्मी संगीत। तो ये कैटेगरीज होती है इनकी। इसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अधिकांश उन्हीं रागों पर आधारित होती है होरी जिसमें रागों की शास्त्रबद्धता, नियमबद्धता व ताल लय का कठोर अनुपालन होता है। दमार तथा होली में बहुत अंतर है। इन दोनों की शैलियां अलग अलग होती है। होरी में क्या होता है? तान, आलाप, मुर्की तथा खटके आदि का प्रयोग ख्याल गायन की तरह होता है। लेकिन जो हमारा क्या था? दमार। ये जो दमार जो है वो हमारा ध्रुपद के समान होता है लगभग, है ना, ध्रुपद की तरह गाया जाता है। तो जब अगर आप ध्रुपद गाएंगे तो उसमें चलो तान या आलाप, मुर्की नहीं होगा उसमें, ध्रुपद के अंदर यूज नहीं कर सकते, ना खटके यूज कर सकते, लेकिन इसके अंदर हम यूज कर देते हैं ख्याल की तरह। तो वो क्या बन जाता हमारा? होरी कहलाते हैं, होरी कहा जाता है उसको। तो इसमें क्या है कि इन गीतों को मौसमी गीत भी कहा जाता है। होरी को अधिकतर फाल्गुन में तथा होरी के अवसर पर गाया जाता है। अगला है हमारा चैती। ये होरी चैती कहाँ पे गाई जाती है, कौन से स्टेट का है? ये सेकेंड यूनिट हमारे जो हुई थी लेक्चर सेकेंड यूनिट का, उसके अंदर ये चीज सब चीजें मैं करवा चुका। अगर किसी ने नहीं देखी क्लास तो आप सेकेंड यूनिट की जो हमारी क्लासेज हैं वो आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर के आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार होलिका पर्व के पश्चात, अब होली जो थी वो होली के ऊपर गाया जाता था। अब इसके बाद चैत का जो महीना शुरू होता है, ठीक है, उस समय पे चैती गाई जाती है। चैत के महीने में गाने से इसका चैती नाम पड़ा। ठीक है, तो चैती जो है उत्तर प्रदेश में चैत के महीने में गाया जाने वाला लोकगीत है। चैती के अर्ध शास्त्रीय गीत विधाओं में भी सम्मिलित किया जाता है, यानी सेमी क्लासिकल। तो चैत्र के महीने में गाए जाने के कारण इस राग का विषय प्रेम, प्रकृति और होली रहते हैं। चैत्र के महीने में राम का जन्म होता है। ठीक है, रामनवमी जो आती है, राम जन्म। तो क्या आता है कि राम जन्म होने के कारण चैत्र महीने में इस गीत को के जो हर पद या पंक्ति होती है उसमें अक्सर रामा शब्द लगाया जाता है। इसके अंदर चैती में तो संगीत के आयोजनों में अधिकतर चैती, टप्पा, दादरा आदि गाए जाते हैं। यह राग अक्सर बसंत या मिश्र बसंत में निबद्ध होते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यालय वाराणसी में चैती, ठुमरी, दादरा गाए जाते हैं, जहां चैती उत्सव को प्रमुखता से देखा जा सकता है। 12 मासे में चैत का महीना गीत संगीत के मास के रूप में चित्रित किया जाता है। क्लियर? और इसमें क्या होता है कि चैत शैली के राग कौन से होते हैं इसमें देखते हैं। इसमें कुछ राग विशेष के स्वरों का मिश्रण इन गीतों की धुनों में प्रयुक्त होता है तथा विविध आयामों द्वारा इन्हें सौंदर्य का संचार इसमें किया जाता है। तो कौन कौन से राग होते हैं, इसकी धुनें किस रागों में बनती है? ज्यादातर चैती की काफी में हो गया, पहाड़ी में या पीलू में, है ना, आदि आधारित रागों पर होती है। इसलिए इनकी गणना जो है उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत की जा सकती है, बोले तो सेमी क्लासिकल संगीत। तो इसका निर्वहन दीपचंदी
अद्दा, ये ताले बताई गई है किस ताल में चैती को गाते हैं। दीपचंदी, अद्दा, त्रिताल यानी 3 ताल, कैरवा आदि तालों में बहुतायत से होता है इनका प्रयोग। क्लियर। आगे आता हमारा कजरी। तो कजरी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है। मांगलिक अवसर पर महिलाएं समूह में कजरी गायन करती है ना, इकट्ठा होकर के क्या करती है, कजरी का गायन करती है। महिलाएं समूह में कजरी का गायन करती है, जबकि जब महिलाएं समूह में कजरी को गाती है तो इसे क्या कहेंगे, दुर्मिनिया कजरी कहते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की तृतीया को संपूर्ण पूर्वांचल में कजरी तीज पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें महिलाएं समूह में रात भर कजरी करती है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जनपद मां विंध्यवासिनी के शक्तिपीठ के रूप में आस्था का केंद्र रहा है। अधिसंख्य प्राचीन कजरियों के शक्ति स्वरूपा देवी का गुणगान मिलता है। वर्तमान में कजरी के वर्णन विषय काफी विस्तृत है, परंतु कजरी गायन का प्रारंभ देवी गीत से ही होता है। भाई कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है कजरी। ये चीज एग्जाम में बस यहाँ तक ही पूछी हुई है कि कजरी कहाँ का लोक गायन है, उत्तर प्रदेश का, महिलाओं द्वारा किया जाता है समूह में। इसमें क्या बताया आगे कि कजरी के विषय, एक तरफ जहां भोजपुरी के संत कवि लक्ष्मी सखी, रसिक, किशोरी आदि ने इनको प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, प्रसिद्ध शायर सैयद अली मोहम्मद शाह, हिंदी के कवि श्रीधर पाठक, द्विज बलदेव, बद्री नारायण उपाध्याय भी कजरी के आकर्षण से मुक्त ना रह सके। 19वीं शताब्दी में उपशास्त्रीय शैली के रूप में ठुमरी के विकास यात्रा के साथ साथ कजरी भी इससे जुड़ गई। कजरी के विषय परंपरागत भी होते हैं और इन्हीं कहीं कहीं पर लोग जीवन का दर्शन कराने वाले भी होते हैं। अधिकतर कजरियों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। कजरी परंपरागत रूप से शक्ति स्वरूप मां विंध्यवासिनी के प्रति समर्पित भाव से गाई जाती है, परंतु अधिकतर कजरी ननद भाभी के संबंधों पर भी केंद्रित होती है। आगे तो हमारा सुगम संगीत। सुगम संगीत में दिया हुआ है कि सुगम संगीत का अर्थ है सरल, अर्थात जो संगीत सरल व सहज हो वही सुगम संगीत कहलाता है। शास्त्रीय संगीत देश की अमूल्य धरोहर है, परंतु यह कठिन संगीत है, उसके नियमों का पालन करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार प्रचार के अधिकतर सुगम संगीत का ही प्रयोग किया जाता है। सुगम संगीत जानी मानी शैली है। सुगम संगीत का मुख्य आधार सुंदर स्वर संवाद है, जो कि शास्त्रीय संगीत का प्राण तथ्य है। तो सुगम संगीत लोक संगीत के अधिक निकट है। नवरस जो मैंने बताए थे उस शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे नवरस लिख दिया है कि अभिव्यक्ति सुगमता से करना ही सुगम संगीत का मुख्य लक्षण होता है। इससे सरल कविता को सरल स्वर समूह में बद्ध किया जाता है, परंतु सुगम संगीत को कम समझने वाला व्यक्ति भी लय, स्वर तथा ताल में बहुत भावपूर्णता रचना का आनंद प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार प्रयुक्त किए गए स्वर को यह काव्यगत भाव सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। सुगम संगीत क्या होता है, जो सिंपल हमारा जो लोक संगीत होता है वो सुगम ना तो किसी राग में, जरूरी नहीं है कि राग में बंद हो, अपनी मर्जी के हिसाब से उसको गा सकते हैं। ठीक है। इसमें आगे दिया हुआ है कि सुगम संगीत पिछले 2 दशकों से न केवल बहुत समृद्ध और सौंदर्य संपन्न हुआ, बल्कि इसकी लोकप्रियता में अधिक वृद्धि भी हुई है। ध्रुपद की जो गायकी शास्त्र के से सबल आधार लेकर चली थी, वह ख्याल गायकी के रूप में कालांतर में प्रचलित हुई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारी ध्रुपद गायकी चलती थी, उसके बाद ध्रुपद के बाद अब क्या प्रचार में चल रहा है, ख्याल। लेकिन ध्रुपद से पहले क्या बताया था मैंने, प्रबंध, वो चीजें। तो वही यहाँ पे इसके बारे में लाइन लिखी हुई है। लेकिन फिर भी यह धारा क्रमश ठुमरी, टप्पा, कजरी, बारहमासा, गीत, गजल, भजन के रूप में कई शैलियों के रूप में विस्तार लेती गई। तो सुगम संगीत जो है इसकी 3 गई विधाएं हैं। कौन सी है? पहला गीत, फिर है भजन, फिर है गजल। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। पहले बार छोटे से डिटेल में देख लेते हैं गीत के बारे में। यह गायन शैली भी भाव प्रधान होती है। गीतों की भाषा शैली साहित्यिक होती है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति रहती है। भजन क्या होता है? जिन गीतों में ईश्वर की उपासना
अथवा ईश्वर का गुणगान होता है वो क्या कहलाते हैं, भजन कहलाते हैं। भजन में राग का संबंध कम होता है, इसमें शब्दों के भाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। और लास्ट में है हमारा गजल, जो है उर्दू भाषा का अर्थ प्रधान गीत गजल कहलाता है। आजकल गजल की शब्द रचना मुख्यतः उर्दू भाषा में होती है। गजल का अर्थ है प्रेम पत्र से वार्तालाप। तो पहला जो हमारा पॉइंट था गीत, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या है और प्राचीन समय में गीत किस तरह से होता था और कैसे कैसे इस गीत के जो प्रकार थे वो कैसे यूज किए जाते थे। इसमें हम देखते हैं कि अभी ख्याल था, उससे पहले हमारा ध्रुपद चलता था, ठीक है, उसके पहले हमारा प्रबंध था, प्रबंध से पहले हमारी क्या थी, ध्रुवा गीत थे। तो वो जो ध्रुवा गीत थे वो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे गीतों के अंतर्गत आते हैं। वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है गीत कि ग्रह अंश न्यास आदि 10 लक्षणों व विशिष्ट ताल राग पद और मार्ग आदि 4 अंगों से युक्त गायन क्रिया गीत कहलाती है। गीत के 10 लक्षण जैसे ग्रह अंश न्यास अपन्यास चलपद बहुत मंदर तार साडव और ओडव होते हैं। इनको जो ये लक्षण है, इनके इन लक्षणों से गायन क्या कहलाता है, गीत कहलाता है। तो गीत के मुख्य 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन से 2 भेद होते हैं? पहला है हमारा बहिर्गीत, या उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, निर्गीत। क्या होता है इसका मतलब कि इस गीत के प्रवर्तक महर्षि नारद है। राक्षसों ने इस गीत का प्रयोग करना आरंभ किया, इसलिए देवताओं ने इसको बहिर्गीत की संज्ञा दे दी। जिस गीत में निरर्थक वर्णों या पदों का प्रयोग होता है उसे बहिर्गीत या निर्गीत कहते हैं। दूसरा था हमारा ध्रुवा गीत। गीत के आधार स्वरूप नियत पद समूह को ध्रुवा गीत कहते हैं। नारद आदि महर्षियों ने अनेक गीतों की रचना की, उन गीतों को ध्रुवा गीत कहते हैं। आई थिंक क्लास लंबी हो गई है, तो मैं अभी यहीं पे ये क्लास में समाप्त करता हूँ। आगे चल के, क्योंकि अगर मैं ये ध्रुवा गीतों के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और लंबी क्लास हो जाएगी। तो अगली क्लास में मैं ये क्या नाम है टॉपिक कवर कर दूंगा। और आई थिंक आप लोगों का ये सेकेंड लेक्चर चल रहा है अभी, तो अगला लेक्चर जैसे हमारा थर्ड आएगा, तो मेरे ख्याल से जो थर्ड लेक्चर है यहीं तक आपकी जो 7th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? अगर कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट रह भी जाता है तो लास्ट चौथी वीडियो के अंदर आ जाएगा, या चौथी वीडियो जो बनेगी लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर ये चीज आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि अगली एक क्लास और होगी, तीसरे लेक्चर में आपका जो 7th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों की चीजें समझ में आई होंगी। ये थोड़े थोड़े इसमें टिपिकल है, चीजें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी हल्की हल्की। थोड़ी इसमें लैंग्वेज भी इस तरह से थी कि मैं थोड़ा जल्दीबाजी में इसको टाइपिंग करके और लेके आया था। तो बाकी मैं इसके नोट्स वगैरह जैसे डालूंगा मैं, तो उसको इजी और सिंपल वे में बना करके ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई दिक्कत आई है, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह टाइम टू टाइम और क्विज सेक्शन चलते रहते हैं, तो काफ़ी आपको वहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को भी। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।